सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है CUET 24/7 पर। आ जाएं सभी विद्यार्थी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें क्योंकि इस क्लास की PDF आपको वहाँ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर CUET 24/7 पर। साथ ही में आपको नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है, हम सेकंड बुक का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, अपनी सेकंड बुक का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की जो है वो लिंक दे रखा है, आप प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पर आपको जो है वो 1 शॉट्स मिलेंगे थियोरी के और साथ ही क्वेश्चंस के। तो आज हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। जब भी मिनरल्स शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मिनरल्स यानी खनिज, है ना। तो हमारे दिमाग में आता है आम तौर पर अगर हम बात कर लें तो हमारे दिमाग में आता है लोहा, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइड, ठीक है ना, पेट्रोलियम, कोयला, लाइमस्टोन, ठीक है ना, माइका, जिंक, ये सब खनिज हैं। टंगस्टन, ठीक है ना, यूरेनियम, थोरियम, ठीक है ना, लिग्नाइट, ठीक है। ये सब के सब जो हैं वो खनिज है जो कि हम लोग माइनिंग करके धरती में से खोद करके इसको हम निकालते हैं, ठीक है ना। वो सब के सब खनिज है और इन खनिजों का, इन मिनरल्स का अलग अलग जो है वो यूज़ होता है, ठीक है ना। इनमें से अगर आयरन की बात कर लूँ और कोयले की बात करूँ या पेट्रोलियम की बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ओर्स हैं। ओर्स मतलब खनिज का कच्चा माल, उसे ओर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस पूरे लेसन में हम पढ़ेंगे। साथ में हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, इसमें हम कोयले की बात करेंगे जिससे थर्मल एनर्जी होती है, जियो थर्मल की बात करेंगे। साथ में हम विंड एनर्जी के बारे में बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे सोलर एनर्जी, साथ में हम बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो इस लेसन में इन सब के बारे में बात है, ठीक है। तो आ जाएं इस लेसन को समझते हैं कि क्या है। तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, अ नेचुरली अकरेंस द ऑर्गेनिक एंड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विद द डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें खनिज कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है, जिनके पास ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक और अकार्बनिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जिनके पास एक डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन होती है और एक फिजिकल प्रॉपर्टी उनके पास होती है, ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें हम लोग जो है वो मिनरल्स कहा जाता है। मिनरल्स की क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो मिनरल्स मेटेलिक और नॉन मेटेलिक होता है, ठीक है ना। मेटेलिक में फेरियस और नॉन फेरियस होता है, ठीक है ना। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का मतलब है जिसमें मेटल है वो मेटेलिक, जिसमें मेटल नहीं है वो नॉन मेटेलिक, ठीक है ना। और मेटेलिक में भी फेरियस, ठीक है ना, जिसमें लोहा है, लोहे के साथ हैं, ठीक है ना, वो फेरस, और जिसमें लोहा नहीं है वो नॉन फेरस। अगर नॉन मेटेलिक की बात करें तो उसमें फ्यूल मिनरल्स हैं, नॉन मेटेलिक जिसमें धातु नहीं है, ठीक है ना। अगर बात करें फ्यूल मिनरल्स की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, LPG, पेट्रोल, डीजल, ये सब, ठीक है। और अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसमें मार्बल की बात करेंगे, चूना पत्थर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, माइका के बारे में बात करेंगे, ओके। साथ ही मिनरल्स की बात करें, कुछ मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में, अगर हम बात करें कोयला की बात करें, एटॉमिक मिनरल्स, थोरियम, यूरेनियम के बारे में बातचीत करें, पेट्रोलियम के बारे में बात करें, ठीक है ना। और इन एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर भी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है ना। दो तरीके के हैं, एक तो कन्वेंशनल है और एक नॉन कन्वेंशनल है। चले भाई, ठीक है, चले भाई। तो कन्वेंशनल की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इससे तो हम एनर्जी ले ही रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो ऐसे तरीके जो कि कभी भी प्रचलित नहीं रहे, ठीक है ना। बाद में अगर हम बात करें जब दुनिया डेवलप होने लगी, ठीक है ना, उसके बाद में जो है हमने इनको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, इनको खोजा साइंटिफिकली। तो न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, बायो एनर्जी, ये उस तरह की एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना, वो नॉन कन्वेंशनल। और जो ख़त्म हो सकती है, एग्जॉस्ट हो सकती है, वो कन्वेंशनल एनर्जी, सिंपल, ठीक है ना। चले भाई, और मिनरल्स की बात करेंगे तो मिनरल्स बेल्ट्स की बात करेंगे। इस पर हम बात करेंगे नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेटू, साउथर्न वेस्टर्न प्लेटू और नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेटू कि भारत में कहाँ कहाँ और कौन कौन से मिनरल किधर मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स बेल्ट का हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, इसी लेसन के अंदर, ठीक है। चले भाई, आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हम बात करते हैं यहाँ पर मिनरल्स की, ठीक है। चले भाई, मिनरल्स इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक विद द डिफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। इसमें सब्सटेंस होते हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं, ठीक है ना, और जिनकी एक डेफिनेट एक केमिकल कंपोजिशन होती है और एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ द मिनरल आर द अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस। हम लोग देखते हैं हर एक देश का जोग्राफी अलग अलग है, हर एक देश का रॉक सिस्टम अलग अलग है। जब जोग्राफी अलग है, रॉक सिस्टम अलग अलग है, तो मिनरल्स भी अनइवन होंगे। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो यूरेनियम की बात कर लें या थोरियम की बात कर लें या कोयले की बात कर लें, अगर बहुत है, लेकिन पेट्रोलियम कम है। पेट्रोलियम जो है वो गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा है, वेनेजुएला में ज़्यादा है, रशिया में ज़्यादा है, अमेरिका में ज़्यादा है, ठीक है। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों? क्योंकि हर एक देश का क्लाइमेटिक
साथ के अंदर जोग्राफिक रीजन जो है वो अलग अलग है, रॉक सिस्टम अलग अलग है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास करके इंडिया में भी जो मिनरल्स अरावली में मिलते हैं वो छोटा नागपुर के प्लेटो में नहीं मिलते हैं, जो छोटा नागपुर के प्लेटो में मिलते हैं वो कर्नाटक के प्लेटो में नहीं मिलते हैं, जो कर्नाटक के प्लेटो में मिलता है वो कश्मीर के हिमालय रीजन में नहीं मिलता है। हर जगह अलग अलग तरीके के अलग अलग मिनरल्स डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। देयर द इनवर्स रिलेशनशिप इन द क्वालिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द मिनरल्स, है ना, ठीक है ना। क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क होता है। जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है वो क्वांटिटी में बहुत कम मिलता है, इन सिंपल, है ना भाई। सोना बहुत कम मिलता है, हीरा बहुत कम मिलता है, पेट्रोलियम बहुत कम मिलता है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिनरल जो होता है वो बहुत कम मिलता है और इन्वर्स होता है। अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उसकी जो मात्रा है वो भी बहुत कम होगी, ठीक है ना, बहुत कम मिलेगा। वो हर जगह बहुत इजीली वो आपको नहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। और जिसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है वो बहुत जगह और बहुत सारा मिलेगा आपको। तो इन्वर्स रिलेशन है। ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टेड ओवर द टाइम। अगर मिनरल्स की बात करें, जो भी हम ज़मीन से खोद करके निकाल रहे हैं, जो भी नेचुरल मिनरल्स है, लाइक कोयला है, पेट्रोलियम है, आयरन है, बॉक्साइड है, मैग्नीज़ है, टंगस्टन है, यूरेनियम है, थोरियम है, जो भी हम ज़मीन से खोद करके माइनिंग करके बाहर निकाल रहे हैं, और हमने माइनिंग के पैटर्न्स को पढ़ा है फर्स्ट बुक में, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग या सब सर्फ माइनिंग। तो जो भी माइनिंग के थ्रू जो भी हम मिनरल्स निकालते हैं, ठीक है ना, वो मिनरल्स की डिपॉजिट जो होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि वो करोड़ों साल में पृथ्वी की उथल पुथल जो हुई है, जो डिस्टर्बेंस हुआ है, उससे वो बना है। और हम उन्हें लगातार यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि और उनका यूज़ बढ़ भी रहा है। और यूज़ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन उनको बनने में लाखों साल लगता है, करोड़ों साल लगता है, और लाखों और करोड़ों साल अब मिलते नहीं है, तो एग्जॉस्टेड यानी लगातार कम हो रहे। कहते हैं ना, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा। बात करते हैं अपन ऐसे क्यों? क्योंकि इनको बनने में करोड़ों साल लगे हैं, और हम जितनी स्पीड से इनको यूज़ कर रहे हैं उस स्पीड से ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन नए बन नहीं पाएंगे, ठीक है। ओके, तो एग्जॉस्टेड ओवर द टाइम। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह एक जैसे मिनरल्स नहीं मिलते और एक जैसी मात्रा में मिनरल्स नहीं मिलता है। इनवर्स रिलेशनशिप है ना, क्वांटिटी और क्वालिटी का। जिसकी क्वालिटी अच्छी है वो मात्रा में कम मिलता है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो उसकी क्वालिटी ख़राब है। साथ में एग्जॉस्टेड हो रहा है, सब मिनरल्स जो है वो ख़त्म होने की स्थिति में होते हैं, वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है, अगर ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो उनको। तो अब मिनरल्स बेल्ट की अगर इंडिया में बात कर लें, ठीक है ना, किसकी बात करें? अगर मिनरल्स बेल्ट की इंडिया में बात करें तो यहाँ पर अगर मैं बातचीत करूँ मिनरल्स बेल्ट की, तो इंडिया में जो है वो 3 इंपॉर्टेंट मिनरल्स बेल्ट है, नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेटू, साउथर्न वेस्टर्न प्लेटू और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू, सिंपली, ठीक है ना। तो बात कर लें सबसे पहले, तो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू की बात करें तो ये वाला इलाका, अरावली वाला इलाका। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की बात करूँ तो ये वाला इलाका, ठीक है ना, ये और ये वाला इलाका, ठीक है ना। साथ में अगर मैं बात करूं साउथ की, तो साउथ का ये वाला इलाका, हिमालय रीजन में ये वाला इलाका। तो ये जो है ये सब के सब मिनरल डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज है। कौन कौन से? यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न, सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं यहाँ पे, और इसको एक सिंपली समझते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट। नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब है छोटा नागपुर का प्लेटू और दंडकारण्य और साथ में मेघालय प्लेटू, इस इलाके में। साउथ वेस्टर्न प्लेटू की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर्नाटक और दक्कन प्लेटू। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू का मतलब है मालवा और अरावली। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बेल्ट है इंडिया के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू भी, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय भी है और हिमालय भी है। ये तो मेन है और ये माइनर है, ये दोनों, ये जो है ये माइनर है, ठीक है। कम मात्रा में यहाँ मिनरल्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। चलें भाई, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो है हमारे पास में मिनरल्स हैं। किस किस में? मेटेलिक मिनरल्स हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं और मेटेलिक मिनरल्स की बात कर ले जिसमें मेटल है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम की बात कर लो, बॉक्साइड है, आयरन की बात कर लें, टंगस्टन की बात कर लें। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात कर लें जो मेटल नहीं है, ठीक है ना। हम बातचीत कर सकते हैं, चूने पत्थर की बात कर सकते हैं, अब्रक की बात कर सकते हैं। मेटेलिक मिनरल्स की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो मेटेलिक मिनरल्स को हम पढ़ना शुरू करते हैं। कौन कौन से हैं? मेटेलिक मिनरल्स भी 2 तरीके के हैं, ठीक है ना, जैसा कि अपन ने ऊपर देखा था इस लिस्ट में कि जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर, ठीक है ना, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मतलब जिनमें लोहा है, आयरन है, और जिनमें आयरन नहीं है, वो वाले, ठीक है। चले भाई, तो यहाँ आते हैं हम लोग। और फेरस के एग्जाम्पल्स देखें तो आयरन और मैग्नीज, ये आयरन बेस मिनरल्स हैं। नॉन के अंदर कॉपर, बॉक्साइड, इनके अंदर जो है कॉपर और बॉक्साइड की बात करें तो इनमें जो है वो लोहा नहीं होता, ये अपने आप में जो है मेटेलिक मिनरल्स है, लेकिन
आयरन से हटकर है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो फ्यूल मिनरल्स लाइक ए कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बात करें, माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट, ठीक है ना, ये नॉन मेटेलिक है। तो याद रखना मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, और मेटेलिक में भी फेरस और नॉन फेरस। फेरस के अंदर आयरन और मैग्नीज, नॉन फेरस में कॉपर और बॉक्साइड, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम बनता है। नॉन मेटेलिक के अंदर फ्यूल आपके प्रॉपर आ गए, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आ गए। पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि क्लास को ध्यान से सुने, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। ऐप को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐप में आपके लिए बहुत सारे फीचर्स हैं, अनलिमिटेड टेस्ट हैं, बुक्स हैं, वीडियोस हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है ना, 12th बोर्ड को लेकर के और CUET को लेकर के, ठीक है। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ऐप का, और ऐप को डाउनलोड करते आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। समझ में आ रही ना, सक्सेस का चमत्कार, ठीक है ना। जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच जाओगे आप, ठीक है। चलें भाई, एक बड़े कॉलेज में एक बड़े सपने की ओर, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें भाई, तो सबसे पहले अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिनरल्स की बात करें तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में जिस्ट ऑफ लेसन समझाया। गुड क्वालिटी मिनरल्स इन लेस क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी का मिनरल बहुत कम मात्रा में। बैड क्वालिटी मिनरल्स आर मोर इन क्वांटिटी, बुरे लोग वैसे बहुत होता है ना, तो आप इससे भी जोड़ सकते हो उसको कि अच्छे लोग कम होते हैं और बुरे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, इन सिंपल वे, ठीक है ना। दे आर द एग्जॉस्टेबल, ये खत्म हो जाते हैं अगर ज़्यादा यूज़ करोगे, ज़्यादा निकालोगे माइनिंग से तो खत्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम की बात चल रही है कि 2050 तक पेट्रोलियम डिपॉजिट्स खत्म हो जाएंगे दुनिया भर में, ठीक है। मिनरल्स टेक ए लॉन्ग टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन, मिनरल्स जो है वो लाखों करोड़ों साल लगते हैं। जिस पेट्रोल को हम लोग 25, 30, 35 लीटर को यूँ ही उड़ा देते हैं महीने भर में, 50-60 लीटर पेट्रोल, उसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं, लेकिन अब वो टाइम मिल नहीं रहा उनको वापस बनने का, तो खत्म हो जाएंगे वो। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है ना, एटॉमिक एनर्जी पर स्विच हो जाओ, जिससे कि हम लोग जो है वो इनको डिपॉजिट्स को बचा सकें, सस्टेनेबल बना सकें। इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ओवर ए शॉर्ट पीरियड टाइम, शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर ये नहीं बनते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड टाइम में ये नहीं बनते हैं भाई, ठीक है ना। चलें भाई आगे बात कर लें। अब वाई द कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी, कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। दे आर द एग्जॉस्टेबल इन द नेचर, है ना, खत्म होने की नेचर होती है क्योंकि एक मात्रा के अंदर ही है, अनलिमिटेड नहीं है ये। आयरन, कोयला, पेट्रोलियम खत्म हो जाएंगे यूज़ करने के बाद ज़्यादा। द रिसोर्सेज आर द कंज्यूम, द कैन नॉट बी ए रिन्यूड शॉर्ट स्पाम ऑफ टाइम, है ना, कम टाइम में। कंट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस एंटायरली डिपेंड ऑन द मिनरल रिसोर्सेज। अगर हमें बहुत सारी रेलवेज़ बनानी है, अगर हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे, रेलवेज़ के लिए आयरन और से आयरन बनाएंगे, और एनर्जी के लिए हम कोयला खोद देंगे, तो दोनों खत्म हो जाएंगे। पेट्रोलियम निकालेंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। इसलिए ज़रूरी है, ठीक है ना, इनको बचाना, जिससे हम इसको लंबे समय तक काम ले पाएँ और अल्टरनेटिव्स पे जाएँ। हम सोलर एनर्जी का यूज़ करें, हम थर्मल एनर्जी का यूज़ करें, ठीक है, टाइडल एनर्जी का यूज़ करें। द एजेंसी इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरिंग मिनरल्स, भारत में कौन कौन सी एजेंसी है जो कि मिनरल्स की खोज करती है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, ऑयल एंड द नेचुरल गैस कमीशन ONGC, मिनरल एंड एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC, इंडिया ब्यूरो ऑफ माइनिंग IBM, द भारत गोल्ड माइन BGM, द नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO, ठीक है ना। ये सब कंपनियां हैं जो अलग अलग तरह के मिनरल्स की माइनिंग करती है और उन्हें प्रोसेस करती है, ठीक है। कौन कौन से आपस देख लो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कमीशन ONGC, मिनरल एंड एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC, इंडिया ब्यूरो ऑफ माइनिंग IBM, भारत गोल्ड माइन BGM एंड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO। सिंपल, ठीक है। चलें भाई अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जैसा कि अपन ने इस मैप में देखा, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें उस मैप में, अगर इस मैप को उठा के यहाँ ले आएँ और इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो ये पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन की, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू कौन सा है? एक मैप यहाँ बनाता हूँ मैं सिंपल सा आपको समझाने के लिए। ये देखो, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब है आपके छोटा नागपुर प्लेटू, दंडकारण्य और मेघालय का पठार। ये तीनों पार्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो कि इंडिया के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है।
ओके। द बेल्ट इज कवर द छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू की अगर हम बात कर लें तो छोटा नागपुर प्लेटू मेनली सिचुएटेड इन झारखंड, कुछ पार्ट इसका बिहार में, कुछ पार्ट झारखंड में, इसका कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल में, और इसे रूर ऑफ इंडिया कहते हैं। रूर जो है वो जर्मनी में है, ठीक है ना, जो अपने कोल बेल्ट माइनिंग के लिए और साथ में आयरन माइनिंग के लिए फेमस है। वैसे ही इंडिया का ये जो एरिया है इसे भी रूर की तरह ही कंपैरिजन करते हैं कि रूर है इंडिया का, इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी बहुत तरह के मिनरल्स जो है वो निकलते हैं। साथ में ही उड़ीसा प्लेटू की बात कर लें, वेस्ट बंगाल पार्ट्स एंड छत्तीसगढ़, ठीक है ना, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य प्लेटू। तो ये पूरा पार्ट जो है जिसमें झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और खास करके मेघालय भी इसमें आता है, ठीक है। तो ये सब का सब जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में आते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। चाहे हम बॉक्साइट की बात कर लें, आयरन की बात करें, कोयले की बात कर लें, यूरेनियम की बात कर लें, यहाँ निकलता है। द साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन, द बेल्ट एक्सटेंड द कर्नाटका। साउथ वेस्टर्न रीजन की अगर बात कर लें तो ये इंडिया का छोटा सा एक मैप बना लो समझने के लिए। मैप बना के करोगे तो आसान होगा। और ये वाला रीजन जो है आपका, है ना, वेस्टर्न घाट्स के बराबर में जो साउथ प्लेटू, जिसमें डक्कन प्लेटू भी आ गया, कर्नाटका प्लेटू भी आ गया, ये आयरन ओर के लिए, मैग्नीज के लिए बहुत फेमस है ये एरिया, ठीक है ना। साथ में यहाँ काली मिट्टी भी पाई जाती है, तो कपास की खेती भी बहुत अच्छी होती है इस एरिया में। कपास यानी कॉटन, है ना। द बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, अपलैंड ऑफ द केरला, इस पूरे इलाके में, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एरिया फैला हुआ है। चले भाई, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की अगर हम बातचीत करें तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है वो ये नॉर्थ वेस्टर्न अरावली और मालवा प्लेटू। द बेल्ट एक्सटेंड अलोंग द अरावली राजस्थान, द पार्ट ऑफ द गुजरात ऑफ द मिनरल्स एसोसिएटेड विद द धारवाड़ सिस्टम रॉक्स, ठीक है ना। धारवाड़ अलग अलग तरह की रॉक्स होती हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। धारवाड़ होती है, गोडावना रॉक्स होती है, कुड्डप्पा रॉक्स होती हैं, द रॉक सिस्टम की रॉक सिस्टम से हमको मिनरल्स मिलते हैं, और ये रॉक सिस्टम जो है लाखों करोड़ों सालों में बने हैं। तो गुजरात की बात कर लें, ठीक है ना, और राजस्थान की अरावली का जो एक्सटेंशन है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक, है ना, इसके अंदर जो मिनरल्स मिलते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, तो 3 इंपॉर्टेंट बेल्ट कौन कौन से हैं? नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न। ये 3 इंपॉर्टेंट मिनरल्स बेल्ट है इंडिया में, जहाँ से अधिकतर मिनरल्स की माइनिंग होती है, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, सेंट्रल और साउथ, ठीक है। चले भाई, अब बात करते हैं हम आयरन ओर की, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। आयरन जो है उसके 4 ओर्स होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ठीक है ना। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट से अच्छी क्वालिटी का आयरन मिलता है, जबकि लिमोनाइट और सीडेराइट से लो क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है। इस आयरन ओर को प्रोसेस करके स्टील रॉड्स वगैरह इसमें बनाए जाते हैं, ठीक है। आयरन ओर, आवर कंट्री हैज़ द अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर, बहुत सारे रिसोर्स है आयरन ओर का। आवर इज लार्जेस्ट आयरन ओर रिसोर्स रिजर्व इन एशिया, अपने पास जो है एशिया का सबसे बड़ा आयरन ओर रिजर्व है। द हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आर द 2 इंपॉर्टेंट मेन टाइप, है ना। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वो हाई क्वालिटी आयरन ओर है। ओर का मतलब होता है कच्चा माल। जब हम जमीन से खोद के ओर को निकालते हैं तो एक डस्ट की तरह होता है वो, उसको फिर प्रोसेस किया जाता है और उससे फिर आयरन बनता है। उस आयरन से आयरन स्पंज और आयरन के बड़े बड़े गोले बनते हैं। उस आयरन स्पंज और गोलों को हम प्रोसेस करते हैं और उसके बाद से स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टील रॉड्स, शीट्स, ये सब प्रोसेस करके बना लेते हैं। तो हाई क्वालिटी ऑफ आयरन ओर जो है वो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है, जो कि आपके एनसीईआरटी में है। जबकि लो क्वालिटी ऑफ आयरन ओर जो है वो है सीडेराइट और लिमोनाइट, ये आपकी कोर्स का पार्ट नहीं है। तो आप तो केवल मैग्नेटाइट और हेमेटाइट याद रखो, ये टाइप ऑफ आयरन ओर है जिससे प्रोसेस करके हम आयरन शीट्स, आयरन रॉड्स बनाते हैं। द हाई क्वालिटी आयरन ओर क्रिएट ए ग्रेट डिमांड ऑफ द वर्ल्ड इन मार्केट। तो हमारे आयरन ओर की बहुत डिमांड है, हम जापान को, चीन को बहुत सारा आयरन ओर भेजते हैं। द फ्रिक्वेंटली द आयरन ओर इज द फाउंड नियर द कोल फील्ड एंड माइंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्टर्न जो प्लेटू रीजन है बच्चों, जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन है आपका, है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन जो है आपका, ठीक है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन जो है, यहाँ पर आयरन ओर की जो माइनिंग एरिया है उसके पास में कोल फील्ड भी है। तो एक बहुत बड़ा एनर्जी का रिसोर्सेज भी है, इसलिए बहुत सारी माइंस और बहुत सारी फैक्ट्रीज, कारखाने जो है यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि कारखानों को चलाने के लिए एनर्जी भी चाहिए। और भारत के अंदर जो है वो 60% अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोयले से ही आ रही है। किससे आ रही है? कोयले से आ रही है, मतलब कोयले को जला करके हम एनर्जी पैदा करते हैं इन सिंपल मैनर, ठीक है। तो ये कुछ है, द कुद्रेमुख, बेलारी, ठीक है ना, बेलाडीला, दुर्ग और मयूरभंज, ये कुछ इंपॉर्टेंट। कुद्रेमुख की बात कर लें तो ये कर्नाटका के अंदर है, कुद्रेमुख की बात कर लें। बेलारी की बात कर लें, कर्नाटक के अंदर है। साथ में बेलाडीला की बात कर लें 30 नंबर पे, तो छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। दुर्ग की अगर हम बात कर लें तो ये झारखंड में। मयूरभंज की अगर हम बात कर लें
ठीक है ना। अगर दुर्ग की बात कर लें तो ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है ना। मयूरभंज की बात कर लें तो ये उड़ीसा के अंदर। तो कुद्रेमुख और बेलारी कर्नाटक में, बेलाडीला और दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है ना। और साथ में अगर हम बात कर लें मयूरभंज की तो ये उड़ीसा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट माइनिंग एरियाज हैं आयरन ओर के, ठीक है। कौन से? कुद्रेमुख एंड बेलारी इन कर्नाटका, बेलाडीला एंड दुर्ग इन छत्तीसगढ़ और मयूरभंज इन उड़ीसा, ठीक है ना। चले भाई, और जो आयरन ओर निकल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर कौन सा? आंसर दो, टाइप करो फटाफट। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, ठीक है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस ऑफ द उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश एंड द तमिलनाडु। उड़ीसा फाउंड इन द हिल रेंज ऑफ द सुंदरभंज, मयूरभंज एंड झार। झारखंड इज नोवामंडी, गुहा and Singhbhum districts. The belt further extent of the Durg, Dantewada and the Baladila. The Baladila and Rajhara are the important mine in the country, है ना। दिल्ली राजहरा आर द इम्पोर्टेंट इन द कंट्री इन झारखंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट माइनिंग एरियाज है जिसको अपन ने मैप में देख लिया, ठीक है। चलें भाई, अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक के अंदर कौन से? कर्नाटक में संदूर, हॉस्पेट आर द ऑफ द बेलारी डिस्ट्रिक्ट, बाबूदान हिल्स एंड कुद्रेमुख इन द चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट एंड द पार्ट ऑफ द शिमोगा, द चित्रदुर्गा इन द तामुकर डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट एरिया है। कौन कौन से? अगर देखें, बेलारी, बाबूदान हिल्स, कुद्रेमुख, चिकमंगलूर, ठीक है ना, शिमोगा। तो आपको जो याद रखने वो है शिमोगा, कुद्रेमुख, बेलाडीला और बेलारी। ये 4 माइनिंग एरिया कर्नाटक में याद रखते हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा, ठीक है ना, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट, रत्नागिरी आपको याद रखना है, पूछता है एग्जाम में। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो कुरनूल पूछता है और कुडप्पा पूछता है ना। कुडप्पा कहते हैं, कडप्पा या कुडुप्पा कहते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में सेलम, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, तो सेलम पूछता है तमिलनाडु के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट जो है आपके, अगर हम बात कर लें तो कर्नाटक में कौन से हो गए? बेलारी हो गए, कुद्रेमुख हो गए, बेलाडीला हो गया, ठीक है ना। साथ में अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो रत्नागिरी याद कर लेना, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा और कुरनूल याद करना और तमिलनाडु में सेलम याद करना है, बाकी याद नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, मैग्नीज की बात कर लेते हैं, मैग्नीज ओर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इट इज़ द मैग्नीज वहाँ निकलेगा जहाँ आयरन ओर निकलता है। मैग्नीज और आयरन ओर आसपास में निकलता है, ठीक है ना। और आयरन ओर को प्रोसेस करने के लिए मैग्नीज की भी जरूरत पड़ती है, सिंपल मैनर है, ठीक है ना। चोली दामन का साथ है इनका। इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर दिस मेल्टिंग आयरन ओर, है ना। उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। द मेजर माइन इज बन्नी, ठीक है। सुंदरभंज, कर्नाटका इज अदर प्रोड्यूसर, धारवाड़, बेलारी एंड बेलगांव। नॉर्थ कैनरा, चिकमंगलूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकार मेजर माइनिंग एरियाज। तो इसके अगर माइनिंग एरियाज को हम देखें तो ये है ना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नागपुर, भंडारा, सुंदरभंज, संबलपुर, बोलनगिरी उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, कुडुप्पा आंध्र प्रदेश में, तुमकर, दुर्ग, बेलारी कर्नाटक के अंदर, है ना। और छिंदवाड़ा की बात कर लें अगर हम, किसकी बात कर लें अगर हम बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की, ठीक है ना। अगर हम छिंदवाड़ा की बात कर लें, ठीक है। साथ में महाराष्ट्र में रत्नागिरी की बात कर लेते हैं, उत्तर कन्नड़, शिमोगा की बात कर लेते हैं कर्नाटक के अंदर, ठीक है। तो ये सब के सब इंपॉर्टेंट जो है इसके एरियाज़ हैं। साथ में महाराष्ट्र के अंदर जो है वो जितने भी आयरन ओर की जो हैं माइंस उन्हीं के आसपास है, तो याद करना आसान है। बेलारी आयरन ओर में भी है, बेलारी मैग्नीज में भी है, सिंपल है, ठीक है। आगे अगर हम इसकी डिस्कशन करें तो महाराष्ट्र इज़ अनदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द मैग्नीज। नागपुर, भंडारा एंड रत्नागिरी, भंडारा के अंदर जो है वो क्या निकल रहा है आपके, आयरन ओर भी निकल रहा है, मैग्नीज भी निकल रहा है। मध्य प्रदेश इज द एक्सटेंडेड इन द बेल्ट ऑफ द बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमार, मंडल, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश, गोवा और झारखंड के अंदर भी माइनर प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। तो मेन उड़ीसा है और माइनर प्रोड्यूसर जो है वो बात करें तो आंध्र प्रदेश, गोवा और झारखंड जो है वो माइनर प्रोड्यूसर हैं इसके, सिंपल, ठीक है। अब नॉन फेरस की बात करें तो नॉन फेरस मतलब जिनमें लोहा नहीं है, तो बॉक्साइड और कॉपर की बात करेंगे, दोनों ये भी मेटेलिक है। हम मेटेलिक मिनरल्स की बात कर रहे थे। मेटेलिक मिनरल्स में अपन ने फेरस की बात करी जिसके अंदर लोहा है, इसमें आयरन को देखा और मैग्नीज को देखा। अब अपन जो है वो मेटेलिक मिनरल्स में नॉन फेरस की बात करें जिसमें लोहा नहीं है, इसमें बॉक्साइड है, बॉक्साइड इज ओर, और बॉक्साइड को प्रोसेस करके एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है ना, और कॉपर। तो बॉक्साइड इज अ ओर एंड यूज द मैन्युफैक्चरिंग द एल्यूमिनियम। द बॉक्साइड इज फाउंड है ट्रेजरी डिपॉजिट्स एंड द एसोसिएट विद द लेटराइट रॉक्स, ठीक है ना। तो लेटराइट रॉक्स में और टर्जरी टाइप की जो रॉक्स होती है वहाँ पर इनके डिपोजिशन मिलते हैं। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। द तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गोवा आर द माइनर प्रोड्यूसर, ठीक है ना।
अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा माइनर प्रोड्यूसर है। उड़ीसा जो है इसके अंदर अपनी जो है इसकी लीडिंग है यहाँ पर बॉक्साइट में, जिससे कि आपको एल्यूमिनियम मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं इसके अंदर रानीकूट है, मुरी है, लालगंज, दामोदरी, अनरख है, बेलगांव है, ये सब के सब बॉक्साइट बेल्ट हैं और एल्यूमिना रिफाइनरी मैप है, ठीक है ना। ओके, क्या है, उत्कल है, अरनाक है, लांजीगंज है, ठीक है ना, दामनजोड़ी है, बेलगांव है, रेणुकूट है और मुरी है। साथ में आपने सुना होगा नालको, बालको, हिंडालको, ठीक है। नालको आपके कोर्स में है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें नालको, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है वो बॉक्साइट को प्रोसेस करके एल्यूमिनियम बनाया जाता है। चलें भाई आगे देखते हैं, आगे है कॉपर, ठीक है ना। ये अपन पढ़ रहे हैं मेटेलिक में नॉन फेरस। फेरस हो गया आपका आयरन और मैग्नीज, और नॉन फेरस में हो गया आपका बॉक्साइट और कॉपर। अब कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर इज द इंडिपेंडेंट मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फॉर द मेकिंग वायर, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर। कॉपर का बहुत इस्तेमाल होता है, कहते हैं लोग कॉपर वायरिंग है, ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द मध्य प्रदेश एंड झुंझुनू इन द राजस्थान। तो मेन प्रोड्यूसर कौन है इसका, मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। मलाज खंड एक खान है जो कि बहुत बड़ी खान है इंडिया की और एशिया की। साथ में झुंझुनू के अंदर खेतड़ी है, राजस्थान में कॉपर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, कॉपर माइनिंग का, ठीक है। तो हम देखते हैं खेतड़ी है, बालाघाट है, कोरबा है, दहाज है और भुवनेश्वर है और तूतीकोरिन है। इन इलाकों के अंदर जो है वो क्या निकलता है, कॉपर निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दो इलाके बहुत इंपॉर्टेंट है, दहेज में भी निकलता है, कोरबा में भी निकलता है, बात कर लें छत्तीसगढ़ के अंदर भुवनेश्वर में भी निकलता है, बात कर लें उड़ीसा की, और तूतीकोरिन बात कर लें तमिलनाडु की, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये निकलता है कॉपर, ठीक है। चलें भाई साथ में बात करते हैं अपन अब नॉन मेटेलिक की, ठीक है ना। अब मेटेलिक को दो भागों में बांटा अपने, फेरस और नॉन फेरस। फेरस जिसमें लोहा है, लोहा और मैग्नीज जिसमें लोहा नहीं है लेकिन वो मेटेलिक है, एल्यूमिनियम और कॉपर जो कि बॉक्साइट से मिलता है एल्यूमिनियम। अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं, तो माइका की बात करते हैं। इसमें मेटल नहीं है माइका, ठीक है ना। यूज इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज, इट्स कैन बी स्प्लिट द वेरी थिन शीट विच थ्रू द फ्लेक्सिबल। द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। माइका अब्रक कहते हैं इसको ना, पतली पतली शीट होती है पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर, चाहे टीवी हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, सब में अब्रक की शीट्स यूज़ होती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर झारखंड है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है मेन प्रोड्यूसर, ठीक है। ओके, द एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात कर लें तो अलग अलग तरह के एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं कोयले की, हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम की, हम लोग बात करते हैं एलपीजी की, हम लोग बात करते हैं विंड एनर्जी की, सोलर एनर्जी की, एटॉमिक एनर्जी की। तो एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो अपन ने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, अपन ने मेटेलिक पढ़ लिया, साथ के अंदर ही अपन ने मेटेलिक में दो पार्ट पढ़े, फेरस और नॉन फेरस। साथ में अपन ने देखा कि फेरस में आयरन और मैग्नीज है, नॉन फेरस के अंदर आपके कॉपर और बॉक्साइड है। फिर नॉन मेटेलिक में अपन ने माइका, जो आपके बुक में एग्जांपल दे रखा है वो पढ़ा। अब एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करें जो कि नॉन मेटेलिक ही है ना, ठीक है ना। मेटल से कोई लेना नहीं है, इसमें कोयले और पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, सोलर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब बच्चे क्या करोगे कि क्लास को शेयर करोगे, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करना है। आपको क्या करना है, आपको ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करोगे, जैसे आप 24/7 के ऐप को डाउनलोड करोगे आपको इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। आप चाहे तो गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर जाकर के भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इस वीडियो के नीचे, उसके थ्रू भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना, आपको जाना है यूजीपीजी एंट्रेंस में, यूजीपीजी एंट्रेंस में जाके सीयूटी यूजी में जाना है और सीयूटी महापैक में जाना है। सीयूटी महापैक में जाने के बाद आपको व्यू ऑल करना है, और व्यू ऑल में जाने के बाद में आपको जो है सीयूटी महापैक आर्ट्स को करना है, ठीक है ना। बाय नाउ पर क्लिक करना है और वाई सर G20 कोड को लगाना है और अप्लाई करना है, ठीक है ना। वाई सर G20 इस कोड को अप्लाई करना है और आपको 10,799 का जो है ये पढ़ने वाला है। कितने का पढ़ने वाला है, 10,799 का पढ़ने वाला है। कोड क्या इस्तेमाल करोगे आप, वाई सर G20, ये डिस्काउंट कोड है। इसके लगने के बाद लगभग आपको 7100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और 10,799 का ही कोर्स आपको मिल जाएगा। सर खासियत क्या है महापैक की, महापैक को लेने के बाद आपको एक फ़ायदा होगा, 12th बोर्ड के साथ साथ में आपको CUET की तैयारी मिल जाएगी।
ट्वेल्थ बोर्ड में आपको 4 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे इसमें। मोइन सर पढ़ाएंगे पॉलिटी, अनिता मैम पढ़ाएंगे हिस्ट्री, प्रिंस सर पढ़ाएंगे इकोनॉमी और मैं इसमें पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है और ये पूरी दुनिया ने देखा है, इस बार भी हम लोग ही लीडर है। ठीक है। CUT के अंदर आपको GT मिल जाएगी प्लस लैंग्वेज मिल जाएगी। GT में क्वांट, रीजनिंग, GK, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, साथ में 4 डोमेन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा 100 परसेंटाइल के बच्चे भी हमारे पास है, 800 में से 800, 1000 में से 1000, 600 में से 600। ठीक है ना, ये बच्चे भी सबसे ज़्यादा हमारे पास है। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के अंदर 200 में से 200 बच्चे भी हमारे पास ही हैं, इसलिए मैं इसको बिल्कुल दावेदारी के साथ कह रहा हूँ। और ये डिस्काउंट कोड है। क्या कुछ मिलेगा सर इस बैच में? इस बैच में आपको जो है वो अनलिमिटेड बैच एक्सेस मिलेगा। सभी बैचेस में एंट्री होगी आपकी, चाहे वो समर्थ हो, चाहे वो उड़ान हो, चाहे वो प्रतिज्ञा हो, चाहे वो एम्बिशन हो, चाहे वो काउंसलिंग बैचेस, सब मिलेंगे आपको, पहली बात। दूसरी बात, अनलिमिटेड टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। तीसरी बात, रिवीजन बैच आपको इसमें फ्री मिलेगा, कोर्स पूरा होने के बाद जो रिवीजन वाला बैच है। साथ में प्रैक्टिस पेपर बैच भी आपको फ्री मिलेगा। साथ में जो बच्चे टॉपर रहे हैं उनकी आपको जो है मेंटरशिप मिलेगी। साथ में रोजाना आपको इन बैचेस में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। और साल में जितने बैचेस लॉन्च होंगे सब में ऑटोमेटिक आपकी फ्री एंट्री हो जाएगी, एक तरह से पासपोर्ट है ये। साथ में आपको डेली DPP सॉल्व कराई जाएगी। सैम्पल पेपर हम भी करवाएंगे, यहाँ अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, हम भी करवाएंगे। डाउट सेशंस अलग से होंगे। ठीक है ना। रिवीजन बैचेस भी आपको इसके अंदर फ्री मिलेंगे, प्रैक्टिस बैच भी आपको फ्री मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारी मेंटरशिप पर्सनली आप हमसे बात कर सकते हो। यश WARDHAN यशवर्धन .SINGSing@24/7.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। इस पर आपने डाउट पूछ सकते हो मुझसे, आप मुझसे बात भी कर सकते हो, नंबर देके अपन एक्सचेंज करके कॉल भी कर सकते हैं। कोड को याद रखना YSIRG20 और 10,799 का कोर्स है। अगर आप CUT का अलग से लोगे 15,000 का आएगा, 12th का अलग से लोगे 6,000 का आएगा, 21-22,000 का खर्चा है। और सब बैचेस में एंट्री भी नहीं मिलेगी। इसमें रिवीजन बैच, अनलिमिटेड टेस्ट पेपर और साथ में बुक्स भी। हाँ, साथ में आपको बुक्स भी मिल रही हैं, ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ में बुक्स प्लस सैम्पल पेपर की बुक भी आपको मिल रही है, यहाँ पर ये भी आपको मिल रहा है। ठीक है ना। तो एक कंप्लीट बैच केवल 10,000 रुपये में, मोटा मोटी 12th प्लस CUT में GT लैंग्वेज, 4 डोमेन, यहाँ पर भी 4 सब्जेक्ट, बुक, पेपर सब अनलिमिटेड। YSIRG20 कोड करा कर आज इसका लाभ उठा लें और ले लें इसको फटाफट। ठीक है, चले भाई वापस आ जाते हैं लौट करके अपन अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो एनर्जी रिसोर्सेज की बात चल रही है भाई, है ना। तो मिनरल फ्यूल एसेंशियल फॉर द जनरेशन पावर। भाई पावर, इलेक्ट्रिसिटी किससे आ रही है? जो लाइट चल रही है ये तो या तो थर्मल पावर से आ रही है, या हाइड्रो पावर से आ रही है, या कोई एटॉमिक रिएक्टर से बन करके आ रही है बिजली। ठीक है। द मिनरल्स फ्यूल है कि कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस। ठीक है ना। द एनर्जी मिनरल्स आर द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं और एग्जॉस्टेबल है, एक समय के बाद खत्म भी हो जाएंगे। द रिक्वायर्ड एनर्जी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, अदर सेक्टर। आज बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम अपने जीवन को सोच सकते हैं क्या? मोबाइल चार्ज करना है, अब तो कारें भी इलेक्ट्रिक पे चल रही हैं, लैपटॉप, पंखे, AC, सब सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। ठीक है ना। एग्रीकल्चर में मोटर चलना, इंडस्ट्रीज चलना, ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियाँ चलना, सब कुछ के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कोयले की। द यूज ऑफ जनरेशन ऑफ द थर्मल पावर, स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन ओर। ठीक है ना। एक तो थर्मल पावर में इसका इस्तेमाल होता है बिजली बनाने में, साथ में आयरन ओर को पिघलाने में इसका इस्तेमाल होता है। द रॉक सीक्वेंस ऑफ द मेनली द 2 जियोलॉजिकल एजेस नेमली गोडावन एंड टर्जरी डिपॉजिट। 2 तरह की रॉक्स के अंदर जो है आपको कोयला मिलता है, एक गोडावना और एक टर्जरी। द झारिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड बाय द रानीगंज, है ना। झरिया और रानीगंज जो है वो सबसे बड़े कोल फील्ड है। ठीक है ना। कोयला जो होता है वो मोटे तौर पे 4 प्रकार का होता है। इसमें हम लोग बात करते हैं एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पिट। एंथ्रासाइट और ब्यूटिमिनस जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी के कोल होते हैं जिनको आयरन और स्मेल्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। लिग्नाइट और पिट का इस्तेमाल जो है थर्मल पावर सेंटर्स में होता है बिजली बनाने के लिए, सिंपल मैनर। और देश की 60% बिजली जो है हमको इसी से ही मिलती है, सिंपल। पेट्रोलियम की बात कर लें, द क्रूड पेट्रोलियम कंस्टेंट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं पेट्रोलियम वगैरह सब, LPG गैसेज वगैरह। जहाँ पेट्रोल मिलेगा वहाँ गैस भी मिलेगी, जहाँ गैस मिलेगा वहाँ पेट्रोल भी मिलेगा। ठीक है ना, दोनों एक साथ मिलता है। The gas state verifying the chemical composition and color and specific gravity. It occurs the sedimentary rocks और tertiary period. The Digboi in Assam was the only oil producer region. है ना। तो सबसे पहले डिगबोई आसाम के अंदर एक खोजा गया था। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ना, 3 तरह की रॉक सिस्टम होता है। ठीक है ना, इग्नियस, सेडिमेंट्री और रूपांतरित चट्टानें। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही मिलता है। और डिगबोई जो है आसाम में, है ना, वहाँ पर सबसे पहले तेल के कुएं निकले थे ब्रिटिश टाइम में। ठीक है ना।
द सिंक्री हैज चेंज आफ्टर 1956, है ना, द सिनेरियो वाज चेंज 1956 में, जो ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हो गई थी। द मेजर ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात, अंकलेश्वर, कलोल, महसाणा, नगांव, कौशाम्बी एंड लूनेज, ये गुजरात के बड़े ऑयल फील्ड से जहाँ ऑयल निकलता है। देर आर द टू टाइप ऑफ द रिफाइनरी इन इंडिया, द फील्ड बेस्ड रिफाइनरी एग्जाम्पल इज डिगबोई जो कि आसाम में है, और मार्केट बेस्ड इज बिरौनी इन बिहार। तो फील्ड बेस्ड जो है वो है डिगबोई के अंदर ऑयल फील्ड रिफाइनरी जो है, और मार्केट बेस्ड जो मार्केट के अकॉर्डिंग जो काम करती है, मार्केट बेस्ड मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग जिसको इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे कि साफ़ किया हुआ तेल, क्योंकि क्रूड में निकलता है तेल, उसको फिर अलग अलग मशीन्स में डाल करके पेट्रोल, डीजल, स्नेक और ऑयल्स अलग अलग निकाले जाते हैं, गैसेस। तो जो मार्केट बेस्ड है, मार्केट के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग जो बनाई गई वो बैरोनी बिहार में है, ठीक है। तो दो तरह की रिफाइनरीज होती है जहाँ तेल साफ़ किया जाता है, फील्ड बेस्ड और मार्केट बेस्ड। फील्ड बेस्ड है डिगबोई और मार्केट बेस्ड है बैरोनी इन बिहार, ठीक है। चलिए भाई, नेचुरल गैसेस, मैंने आपको कहा कि जहाँ पेट्रोल होता है वहाँ गैस भी होती है। तो द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज द 1948 सेट अप 1984 द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द ट्रांसपोर्ट एंड द मार्केट नेचुरल गैसेस, ठीक है ना। ये ट्रांसपोर्ट भी करती है आपके घरों तक, जो भी गैस पाइपलाइंस आती हैं अलग अलग कंपनियाँ डालती हैं, उसका काम द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही देखती है ना। 1984 में स्टैब्लिश हुई। द लोकेटेड एक्सक्लूसिव द ईस्टर्न कोस्टल एरिया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान एंड ऑफ शोर वैली इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मैप के ऊपर अगर हम देखें इसको, तो नेचुरल गैसेस जो हैं, ठीक है, नेचुरल गैसेस की अगर हम बात कर लें तो ये वाला इलाका, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, और गुजरात, राजस्थान, गुजरात, आसाम और ये वाला इलाका जो है ये गैस फील्ड्स जो है यहाँ पर हैं, साथ में मुंबई, ठीक है। चलें भाई, तो कौन कौन से गैस फील्ड्स हो गए? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल मतलब जिनका माइनिंग नहीं करनी है, जिनको नेचर से नहीं लेना है, जिनको हमें अपनी टेक्नोलॉजी से विकसित करना है, वो नॉन कन्वेंशनल है। द फॉसिल फ्यूल सोर्सेज सच एज ए कोयला, पेट्रोलियम, गैस, न्यूक्लियर एनर्जी वाज द विल बी एक्सटोर्टेड। भाई यूरेनियम थोरियम भी खत्म हो जाएंगे ज़्यादा निकालोगे तो, कोयला भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, एक्सटोर्टेड हो जाएंगे, ये तो एक्सटोर्टेड हो जाएंगे, है ना, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे इन सिंपल मैनर, यानी खत्म हो जाएंगे। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है वो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली हैं। एक तो नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सबसे बड़ी बात तो सस्टेनेबल है हमेशा। अब सोलर एनर्जी हमेशा बनी रहेगी, विंड एनर्जी हमेशा बनी रहेगी, टाइडल एनर्जी हमेशा बनी रहेगी, तो नॉन कन्वेंशनल है, जो नए तरीके से खोजे गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, है ना, द इंपॉर्टेंट मिनरल्स यूज फॉर द जनरेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम एंड थोरियम, जैसा कि आपको पता है, फाउंड उदयपुर, अलवर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द राजस्थान, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, भंडारा डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। द थोरियम इज मेनली लोकेटेड फ्रॉम द मोनोजाइट एंड लिमोनाइट एंड बीच सैंड अलॉन्ग विद द वेस्ट कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। तो थोरियम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है? केरला में निकलता है बच्चों। मोनोजाइट इसका ओर है, जैसे बॉक्साइड एल्यूमिनियम का ओर था, जैसे हेमेटाइड और मैग्नेटाइड आयरन का ओर था, वैसे ही मोनोजाइट थोरियम का ओर होता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम के जो डिपॉजिट्स हैं वो अपने इंडिया में, और इंडिया में भी कहाँ है? केरला, वेस्ट कोस्ट जो है अपना अरेबियन सी के साथ, वहाँ पर है, ठीक है, ओके। इस तरीके से जो है आपके न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। यहाँ पे रॉड्स के अंदर थोरियम और यूरेनियम डालते हैं, गर्म होता है, फिर पानी जो है वो उसकी जो है वो हाई प्रेशर पर पानी की जो है वो वेपर बनती है, वेपर जनरेटर पड़ती है, जनरेटर घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से जो है बड़ा धुआं निकल जाता है, ठीक है, इन सिंपल मैनर। वर्ल्ड रिचेस्ट मोनोसाइट डिपॉजिट अकर इन द पलक्कड़ कोलम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट है वो केरला में है ना, पलक्कड़ और कोलम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और विशाखापत्तनम इन आंध्र प्रदेश, और महानदी ओवर इन द डेल्टा इन उड़ीसा, और महानदी का जो डेल्टा है इस जगह पर है, ठीक है। द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन 1984। तो कोलम डिस्ट्रिक्ट जो है आपके पलक्कड़ जो है वहाँ पर केरला में, साथ में ही आपके जो है वो उड़ीसा में महानदी डेल्टा में, और आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है तुमलापल्ली, जहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बड़े डिपॉजिट्स मिले हैं। चलिए भाई, एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन 1948। 1948 में ये कमीशन बना। अब इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर एनर्जी सेंटर्स की अगर अपन बात कर लें तो तारापुरा इन मुंबई, रावत भाटा इन कोटा, कल्प कल्लम नियर द चेन्नई, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, कैगा इन कर्नाटका,
और काकड़ापाड़ इन गुजरात, ये इंपॉर्टेंट जो है एटॉमिक सेंटर्स हैं। तारापुरा इन मुंबई की अगर हम बात कर लें, एक मैप बना कर अगर इसको समझ लें सिंपली, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, तारापुरा इन मुंबई, तो तारापुरा महाराष्ट्र। फिर बात करते हैं रावत भाटा इन राजस्थान। फिर बात कर लेते हैं कल्पकल्लम चेन्नई। फिर नरोरा की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, नरोरा यूपी। फिर बात करते हैं केगा कर्नाटका। फिर काकरापार इन गुजरात। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई, सोलर एनर्जी की बात कर लें तो इस तरीके से सोलर एनर्जी बनती है। सोलर सेल्स होते हैं, एनर्जी गिरती है, उसको चेंज करती है और डिपॉजिट कर देती है बैटरीज में। सोलर एनर्जी, द सन रेज टैप्ड इन द फोटोवोल्टिक सेल एंड कैन बी कन्वर्ट इनटू द एनर्जी, द इजी एंड कंस्ट्रक्टेड इको फ्रेंडली एनर्जी। कोई धुआं हुआ नहीं होता, कोई नेचर को नुकसान नहीं पहुंचता। हाँ, लेकिन फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए जो प्रकृति को नुकसान पहुंचता होगा उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, ओके। हाँ, लेकिन एनर्जी यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है ना, ठीक है, धुआं हुआ नहीं निकलता। 7% मोर एफिशिएंट देन द कोयल बेस्ड एंड 10% मोर एफिशिएंट देन न्यूक्लियर प्लांट्स। एफिशिएंट एनर्जी है ये, यूज इन द हीटर्स, क्रॉप ड्रायर्स एंड कुकर्स एक्सेट्रा। हम यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए। अब तो मोटर्स भी चल रही हैं, अब तो सोलर एनर्जी से कार भी चल रही है, प्लेन भी चल रहे हैं छोटे मोटे, ठीक है। द गुजरात, लेकिन वो अभी है, अंडर डेवलपमेंट है प्लेन्स वगैरह। तो गुजरात एंड राजस्थान हैव द मोर पोटेंशियल ऑफ डेवलप, है ना। तो अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो है रेगिस्तान वाले इलाके में बहुत सारा पोटेंशियल है गुजरात और राजस्थान में। खास करके एशिया का और दुनिया का सबसे बड़ा जो, अगर हम एशिया की बात करें, सबसे बड़ा पावर प्लांट भड़ला जोधपुर के अंदर है ना, ठीक है ना। जोधपुर के अंदर शायद 5 या 6 हज़ार मेगावाट का प्लांट जो है वहाँ पर तैयार हो रहा है, और अभी उसकी क्षमता शायद 2000 मेगावाट की है, ठीक है ना। चले भाई, तो इस तरीके से सोलर एनर्जी बनती है, ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं विंड एनर्जी की। इट इज़ अ सुटेबल पॉल्यूशन फ्री एंड एग्जिस्टेबल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, ठीक है ना। अब राजस्थान और गुजरात में, क्योंकि राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा सूरज चमकता है ना, मौसम साफ रहता है, बरसात कम होती है, तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ज़्यादा सूरज के दिन मिलते हैं, 300 से ज़्यादा दिन, 300 से ज़्यादा लाइट टाइम मिलता है। इस वजह से जो है वो सोलर एनर्जी के लिए अप्रोप्रिएट जगह है वेस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न गुजरात, ठीक है। चलिए भाई, इट इज़ द एब्सोल्यूट पॉल्यूशन फ्री एंड इनएग्जिस्टेबल सोर्सेज। कभी ख़त्म नहीं होगी, हवा तो चलती रहेगी, हवाबाजी भी चलती रहेगी, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम द ब्लोइंग विंड, द सिंपल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड थ्रू द टर्बाइंस इन कन्वर्ट द इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो, प्रोसेस तो सबका बेस तो एक ही है। आप यूरेनियम को गर्म होगा, पानी को गर्म करेगी, टर्बाइन में पानी जाएगा, उसकी वेपर जाएगी और टर्बाइन घूमेगा, बिजली बनेगी। थर्मल एनर्जी में भी कोयला जलाओगे, पानी उबलेगा, वेपर बनेगी, टर्बाइन को घुमाएगी, वेपर तेज प्रेशर पर एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। हाइड्रो पावर में ये पानी पंखे में पड़ेगा, पंखा घूमेगा, आर्मेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, सबका सेम है, प्रोसेस सबका सेम है, बस जो सोर्स है एनर्जी पैदा करने का वो अलग अलग है, ठीक है ना। बाकी बनने का तरीका हर जगह एक ही है, वो पंखा घूमेगा, टर्बाइन घूमेगा और वो एनर्जी बनेगी, ठीक है ना, ओके। द काइनेटिक थ्रू द टर्बाइंस कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। The permanent wind systems such as the trade winds, westerlies and seasonal wind like a monsoon have been the used of the source of energy। जो westerlies और easterlies चलती हैं, साथ में जो sensational winds चलती है, अभी मानसून में बहुत हवाएं चल रही हैं, इनसे भी आप एनर्जी बना सकते हो पंखा घुमा करके। इस तरीके से पंखा घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, एनर्जी बनना चालू। और जहाँ ज़्यादा हवाएं चलती हैं, वेस्टर्न राजस्थान में बात कर लें, गुजरात में बात कर लें, गोवा में बात कर लें, कर्नाटका में बात कर लें, ठीक है ना, इन रीजन्स के अंदर ऐसे बहुत सारे जो हैं वो विंड जनरेटर्स लगे हुए हैं जिनसे एनर्जी बनती है ना। बिसाइड द लोकल विंड्स, लैंड ब्रीज कैन आल्सो बी यूज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका फेवरेबल कंडीशन ऑफ द विंड एनर्जी। द विंड पावर प्लांट इन लूना इन गुजरात एंड कच्छ इज़ द लार्जेस्ट इन द एशिया, है ना। लूमा और कच्छ के अंदर जो है वो सबसे बड़ा है। द लोकेट आल्सो तूतीकोरिन इन तमिलनाडु, ठीक है ना। तो समुद्र के किनारे हवाएं बहुत चलती हैं, साथ में राजस्थान के अंदर लू आंधियाँ आती हैं बहुत, तो वहाँ पर है। साथ में समुद्र के किनारे जो भी इलाके उन सब में भी विंड एनर्जी जो है उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। टाइडल एंड वेव एनर्जी की बात कर लें, टाइडल एंड वेव एनर्जी इस तरह की होती है, समुद्र में लहरें उड़ती हैं, लहरों से पंखा चलता है, पंखे से टरबाइन चलता है, टरबाइन से एनर्जी बनती है, इन सिंपल मैनर, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। द ओशन करंट्स एंड द स्टोर हाउसेज इनफाइनाइट एनर्जी। द लार्ज टाइडल वेव नोन एज द अकर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया। तो इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, खास करके ये वाला पार्ट, कच्छ की खाड़ी और खंबाती खाड़ी वाला इलाका, वहाँ पर टाइडल एनर्जी के बहुत रिसोर्स है, क्योंकि कच्छ की खाड़ी में अगर हम बात करें 2.5 मीटर तक टाइड्स आते हैं,
ठीक है ना, गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है ना। इस तरीके से थर्मल एनर्जी की बात कर ले तो थर्मल एनर्जी जो है धरती से जो भी गर्म पानी निकलता है या मैग्मा निकलता है, जो भी वैल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं वो निकलती है, उसको स्टीम में बदलते हैं, ठीक है ना। स्टीम से जो है वो आर्मेचर चलता है, टरबाइन चलता है, जनरेटर में बिजली बनती है और फिर वो हम उसको भेज सकते हैं, ठीक है ना, ओके। और जो भी गर्म हो जाता है उसको हम कूलिंग टावर में भेज देते हैं और वापस इंजेक्शन वाल्व वापस धरती में डाल देते हैं उस एनर्जी को। तो ये साइकिल भी लगातार चलता रहता है, ठीक है, इन सिंपल मैनर। When the magma comes out from the interior of the earth, the surface tremendous heat is released. The heat of the energy can successfully tapped and the convert into electric energy. The located in मणिकरण in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो मणिकरण है वहाँ पर इस तरह की वैल्केनिक एक्टिविटीज़ है और यहाँ पर जो है इस तरह की एनर्जी बनाई जाती है इस तरीके से। गर्म पानी आया, स्टीम में बदला, हाई प्रेशर किया, टरबाइन चला, जनरेटर हुई और जो बाकी जो हीट है उसको हमने वापस अंदर डाल दिया धरती के ना, कूलिंग टावर से ठंडा करके। बायो एनर्जी, जो भी आपका कचरा इकट्ठा होता है, गोबर होता है, उसको जला करके आप एनर्जी पैदा कर सकते हैं। एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर, म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट। आजकल दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर, बॉम्बे में, दिल्ली में फरीदाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, तो वहाँ बहुत बड़े कचरे के पहाड़ आपको दिखते हैं और उन कचरे के पहाड़ों का जो कचरा है उसको निकाल करके, उसको प्रोसेस करके, उसको जलाते हैं और उससे बिजली पैदा करते हैं। फरीदाबाद में एक सेंटर है जहाँ पर बिजली बनती है इस तरीके से, और आपके शहर में भी होंगे इस तरह के सेंटर्स, ठीक है, ठीक है। चले भाई, तो बायो एनर्जी इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्शन। इट विल बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी और द गैस ऑफ फॉर कुकिंग। वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग द म्यूनसिपल वेस्ट इनटू द एनर्जी इन ओखला इन दिल्ली, है ना। ओखला दिल्ली से मैं आता ही हूँ दिल्ली। ओखला में बहुत बड़ा फरीदाबाद रोड है, वहाँ पर सेंटर बना हुआ है। रोड के जाते वक्त राइट हैंड साइड में, आते वक्त लेफ्ट हैंड साइड में पूरा कचरा जो है यहाँ पर जाता है और उस कचरे को जला करके जो है वो बिजली पैदा की जाती है, ठीक है ना। चले भाई, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है ना। साथ में कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज जो है वो नेचुरल है, ठीक है ना। और एनर्जी रिसोर्सेज भी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है लाइक पेट्रोलियम एंड कोयला, यूरेनियम, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे डिमांड के हिसाब से तो ख़त्म हो जाएंगे। तो इनको हमें सस्टेनेबल बनाना है, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका इस्तेमाल कर सकें, वो जनरेशन भी इसका लाभ उठा सकें। अडेप्टिंग द एफिशिएंट माइनिंग टेक्नोलॉजी एंड चेक द वेस्टेज ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। अच्छे से माइनिंग करें, प्रॉपर माइनिंग करें, वेस्टेज कम से कम करें। द इंट्रोड्यूसिंग द अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर पावर, विंड वेव एंड थर्मल एनर्जी। हम कोशिश करें कि हम बड़े बड़े सोलर प्लांट और विंड प्लांट और थर्मल एनर्जी प्लांट्स लगाएं, जिससे कि हम जो है सब्सटीट्यूटल, हम धीरे धीरे एनर्जी के जो दबाव पेट्रोल पर और कोयले पर पड़ रहा है उसको कम कर सकें, है ना। मान लो कि 20,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, तो हम कोशिश करें कि 10,000 मेगावाट बिजली हम सोलर एनर्जी से या टाइडल एनर्जी से ले लें और 10,000 मेगावाट बिजली हम इससे लें, तो कम खर्च होगा कोयला और पेट्रोल, ठीक है। द यूज द स्क्रैप मेटल विल बी अनेबल रिसाइकल द मेटल्स लाइक कॉपर, लेड एंड जिंक। रिसाइकल करें वेस्टेज आयरन को, वेस्टेज कॉपर को रिसाइकल करें और रीयूज़ करें, ठीक है। इससे हम सस्टेनेबल बना सकते हैं। द फाइंडिंग द सब्सटीट्यूट मिनरल्स विच आर द अवेलेबल इन द एग्जाम्पल यूज द, है ना, अबंडेंसी, है ना। एग्जाम्पल यूज द एल्यूमिनियम इंस्टेड ऑफ द कॉपर, है ना, ठीक है ना। एक्सपोर्ट द मिनरल रिसोर्सेज टू द फॉरेन एक्सचेंज शुड बी ए मिनिमाइज्ड। हम कम से कम जो है वो उसको एक्सपोर्ट करें। कई बार देशों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, उन डिमांड को कंप्लीट करने के लिए डेवलपिंग कंट्री अपने रिसोर्सेज ख़त्म कर देती है और बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज निकाल करके उन डेवलप कंट्रीज़ को भेज देती है। और डेवलप कंट्रीज़ चालाक होती हैं, वो अपने रिसोर्सेज तो निकालती नहीं है और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को सस्ते में खरीद करके हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से हमको बचना चाहिए, ठीक है, सिंपल, ठीक है। चले भाई, तो ये लेसन जो था वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चले भाई, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आपको ऐप डाउनलोड करना है। आपको सबसे पहले चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। फर्स्ट आपको ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर ही प्लेलिस्ट का भी लिंक दे रखा है। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड बुक हमारी जो है वो उसके वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे, साथ में क्वेश्चंस के शॉर्ट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम जो CUET-24/7 का जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें आप, वहाँ पर इनके नोट्स और PDFs आपको मिलेंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन दिए लिंक से ऐप जरूर डाउनलोड करें, या फिर आप ऐप स्टोर पर जाकर के या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपका ऐप डाउनलोड होगा इस तरह का खुलेगा। ऑल कोर्सेज में जाकर के आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम चूज़ करना है, फिर CUET UG चूज़ करना है, फिर CUET महापैक चूज़ करना है। CUET महापैक में जाकर के व्यू ऑल में जाना है। व्यू ऑल में जाकर के आपको जो है आर्ट्स डोमेन में जाना है। आर्ट्स डोमेन में जाकर के आपको जो है वो महापैक बाय नाउ पर क्लिक करना है।
और उसके बाद आपको कोड लगाना है वाई सर G20, अप्लाई करना है, ठीक है ना। आपको 10,800 रुपये का एक कोर्स मिल जाएगा, वाई सर G20, 10,799 का, लगभग 7,000 से भी ज़्यादा का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। फ़ायदा क्या है इसमें, 12th बोर्ड के साथ साथ आपको जो है वो CUET की तैयारी भी करवा देंगे। और तब तो 12th बोर्ड के साथ साथ CUET की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो जीवन गया। पहली बात तो हम NET और JEE नहीं दे पाए, एक तो वो नुकसान उठा लिया। वो नहीं, क्योंकि आजकल तारीख में बेरोजगारी बहुत है, तो एक अच्छा कॉलेज जो है वो आपका 360 डिग्री डेवलपमेंट कर सकता है। और अच्छा कॉलेज मिलेगा CUET देने से, DU, JNU, BHU, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इस तरह के कॉलेज आपको मिलेंगे जब CUET दोगे। तो 12th बोर्ड के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट ऑफर करेंगे और CUET में आपको GT प्लस लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन ऑफर करेंगे। 4 सब्जेक्ट और 4 डोमेन की बात करें तो मोइन सर पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पढ़ाएंगे अनीता मैम, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मैं यशवर्धन सिंह, और प्रिंस सर पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमी। वैसे मैं नहीं बोलना चाहिए, यशवर्धन सिंह ही ठीक है, मैं तो अच्छी बात नहीं होती। और GT में GK हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, साथ में लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश हो गई। हम इस महापैक को आपको क्यों दे रहे हैं, हमारे पास इंडिया के सबसे ज़्यादा 800 में से 800, 1000 में से 1000, 600 में से 600 वाले बच्चे हैं। मोइन सर के पास सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस में बच्चे 200 में से 200, अनीता मैम के पास, मेरे पास, जिनके ज्योग्राफी में 200 मार्क्स है, हिस्ट्री में 200 मार्क्स है। तो आप ऐसी लीडर पर भरोसा करें जो आपका CUET का सपना और 12th में अच्छे परसेंटेज का सपना पूरा कर पाए। साथ में महापैक लेने के फायदे क्या है कि जितने भी बैचेज आएंगे पूरे साल भर वो सब आपको मिलेंगे। रिवीजन बैच आपको इसमें फ्री मिलेगा, पेपर प्रैक्टिस बैच आपको इसमें फ्री मिलेगा, अनलिमिटेड टेस्ट पेपर्स आपको फ्री मिलेंगे, प्रैक्टिस बैच आपको फ्री मिलेंगे, बुक्स आपको इस बैच के साथ फ्री मिलेंगी, साथ में सभी बैचेज में आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है ना। डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होंगी, DPP सॉल्व कराई जाएंगी, डाउट सेशंस होंगे, ठीक है, ओके। और पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी टॉपर से और हमारे से। मेरा ईमेल आईडी है YASHWARDHAN yashwardhan.SINGSing@adda247.com, ठीक है ना। ये मेरी ईमेल आईडी और वाई सर G20 मेरा कोड है। क्या कोड है अपना, वाई सर G20 कोड लगाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, वाई सर G20, ठीक है ना, ये कोड है मेरा, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें और जुड़े रहें CUET अड्डा 24/7 के साथ में अपने सुनहरे भविष्य के लिए। धन्यवाद।